बच्चों, दो चर पर रैखिक समीकरण युग्मों को आप आज देखेंगे। इस चैप्टर का अध्ययन आज करेंगे। तो दो चर पर रैखिक समीकरण आप कैसे बनाएंगे। जैसे आप रैखिक समीकरण बनाते हैं तो एक रेखीय में निरूपित होता है। तो ऐसा रैखिक समीकरण होता है जिसकी पावर 1 मानी जाती है। जैसे आपने लिया ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, जिसमें दो चर लिए गए हैं। एक चर आपका x है और एक चर y है, जिसमें a, b और जो c है ये वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें ये भी देखते हैं जहां a और b इज नॉट इज इक्वल 0, a और b 0 के बराबर ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रैखिक समीकरण इसमें लिया गया है और दो चर हैं x और y है। और ये सत्य ये है कि a, b और c वास्तविक है, जिसमें a और b 0 के बराबर नहीं है। तो रैखिक समीकरणों को हम इस रूप में व्यक्त करेंगे। एक से अधिक रैखिक समीकरण जब हम बनाएं तो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, ऐसे रूप में हम एक से अधिक समीकरण बना सकते हैं। अब रैखिक समीकरणों में सॉल्व करना है आपको। तो रैखिक समीकरण के रूप में आप देखते हैं कि समीकरणों में आप देखिए कि रैखिक समीकरण हम बनाएंगे एक से अधिक रूप में रैखिक समीकरण बनाया जाए। जैसे आपने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन आपने फर्स्ट ले लिया, एक पहला रैखिक समीकरण ले लिया। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, ये रैखिक समीकरण आपने सेकेंड ले लिया, फर्स्ट और सेकेंड। अब इसमें से दोनों रैखिक समीकरणों को आप देखना है कि यदि रैखिक समीकरण सॉल्व करें, सॉल्व करने पर इनका एक ग्राफ बने। इस प्रकार ये ग्राफ ले, रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचा जाए, फिगर आपने लिया और ये दोनों रैखिक समीकरण, जैसे इसको हमने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 का एक रैखिक समीकरण आपने ये ले लिया और एक रैखिक समीकरण आपने इसको ये लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, ये समीकरण आपने ले लिया। तो दो रैखिक समीकरण आपने लिए हैं। दोनों रैखिक समीकरणों में यदि एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वो इसका एक हल प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये भी कहें कि इन समीकरणों का अगर कोई भी हल होगा तो इन रैखिक समीकरणों का जो कोई हल इस रेखा पर स्थित होगा, निरूपित होगा। आप देखेंगे कि इनका प्रत्येक हल रेखा पर निरूपित रहेगा। तो ये याद रखना है कि अगर दो रैखिक समीकरण आपने लिया है, दोनों एक दूसरे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो एक हल, एक निश्चित हल प्राप्त हो जाएगा। साथ में ये भी देखेंगे अगर दोनों रैखिक समीकरणों को आप देखते हैं, इस ग्राफ के रूप में देखते हैं कि दोनों रैखिक समीकरण ने खींचा और एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो फिगर में आकर देखें तो एक रैखिक समीकरण आपने ये ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और दूसरा रैखिक का समीकरण आपने खींचा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 और दोनों रैखिक समीकरण इस प्रकार हैं कि एक दूसरे से बराबर दूरी बनाए हुए चल रहे हैं, अर्थात समांतर रेखाएं हैं। तो इन दोनों का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, इसको भी ध्यान में साथ में रखना है। तो दो रैखिक समीकरण लिया गया है। साथ में अगर कोई रैखिक समीकरण ये लेते हैं, रैखिक समीकरण में
दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के ऊपर से पास होती हैं, गुजरती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे से ऊपर से जाती हैं, अर्थात इन रेखाओं को कहेंगे संपाती रेखा। ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई, ये समांतर रेखाएं हो गई और ये संपाती रेखाएं हो गई। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आगे आप इस साइड में सवाल करेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं। और ये रेखाएं कैसी हैं? ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, पहले रेखाएं हैं। और ये कैसी रेखाएं हैं? ये संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं दोनों रेखाएं। अब इसमें रेखा जैसे इसको ए बी ले लिया और दूसरी रेखा ये सी डी ले लिया, जो एक दूसरे के ऊपर से गुजर कर चलती हैं। तो ये इस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। तो याद रखना बच्चों कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण लेते हैं दो चरों पर, तो इसका कोई भी हल जो प्राप्त होगा तो इस रेखा को निरूपित करेगा, उस रेखा को निरूपित करता है और उसी रेखा पर स्थित भी होगा। चाहे जितने भी हल प्राप्त करेंगे रेखा में निरूपित करेगा। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं कैसी हैं और संपाती रेखाएं कैसे हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट दी गई है ग्राफी रूप में निरूपित करना, और जो पहला क्वेश्चन है 3.1 का, तो क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनेंगे कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक्सरसाइज को आपको ध्यान में देखना है और उसके कथनों के अनुसार चलना है। आफताब है और उसकी पुत्री, दो शब्द हैं, उसके मान के चलते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये मान के चलते हैं y वर्ष है, ये मान के चला गया। अब पहली शर्त से, तो पहली कंडीशन लेके पहली शर्त से देखेंगे क्या कह रहा है, उसके कथनों पर ध्यान देंगे। जो कथन है उसका कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, तो आप ये याद रखना पूर्व के लिए घटाएंगे, माइनस करेंगे और बाद के लिए जोड़ेंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि आफताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र। आफताब की उम्र आपने मान लिया है x और पुत्री की मान लिया है y। करा 7 वर्ष पूर्व, तो ये आफताब की उम्र है तो इससे 7 इससे माइनस कर दिया, और 7 वर्ष पूर्व इसको भी आपको लेना पड़ेगा, तो इसमें भी 7 माइनस कर दिया। अब ये याद रखना है 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो गई और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु आ गई। अब कंडीशन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पिता कह रहा है, आफताब कह रहा है जिसे मैं से 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री की आयु में 7 का गुना कर दिया। 7 पर लेते हैं तो x - 7 इक्वल 7 मल्टीप्लाई करें 7y माइनस 49, ये आपका आया। इसको पक्षांतर कर लेते हैं x - 7y, इसको इधर ले जाते हैं -7 को, तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 50 आपका आ गया x - 7y बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो -42। इसको अगर हम लेफ्ट में ले आते हैं x - 7y प्लस 42 बराबर 0। ये एक ग्राफी बीजगणितीय रूप में इसको आपने निरूपित कर दिया। उसके पहले कथन को बीजगणितीय रूप में आपने निरूपित कर दिया। साथ ही दूसरा इसी कथन है
क्या देखें, दूसरे कथन में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, सेकेंड कंडीशन में देखेंगे, पहली कंडीशन आपने बना लिया, दूसरी कंडीशन जो दूसरी शर्त है उसमें जो कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए 2 है, आफताब और उसकी पुत्री, तो फिर से वही ले लेते हैं, आफताब की वर्तमान आयु और पुत्री के वर्तमान। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद के लिए जोड़ेंगे, तो दोनों में 3 जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद दोनों में 3 जोड़ दिया। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु आ गई, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु। तो कंडीशन क्या कह रही है, 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी, तो आफताब की उम्र पुत्री की उम्र की केवल 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 का गुना पुत्री की उम्र में कर दिया गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, x + 3 इज 3y + 9, पक्षांतर कर लेते हैं, x - 3y + 3 जो करते हो -9 इज इक्वल 0। 9 को इसको सब पूरे इधर ले आए हैं, x - 3y, इसको सॉल्व करेंगे -6 इज इक्वल 6 आपका आ गया, ये तो 0। सेकेंड कंडीशन आपका, तो ये बीजगणितीय ग्राफीय रूप में भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा वो कह रहा है कि बीजगणितीय रूप में निरूपित करना, तो उनके कथनों को जो कथन दिया गया है फर्स्ट में 3.1 में एक्सरसाइज जो आपकी है ये 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, तो पहली शर्त से ये बीजगणितीय समीकरण बन गया, अर्थात उस कथन को बीजगणितीय रूप में आपने निरूपित कर दिया, दूसरे कंडीशन को बीजगणितीय रूप में आपने निरूपित कर दिया। अब इनके ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं, तो ग्राफ ही आप प्रयास करिएगा तो ग्राफ ही इनका बन जाएगा। ग्राफ के लिए जो आप प्रत्यक्ष रूप में ग्राफ में जब बताया जाएगा तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। तो अब इन जो बीजगणितीय रूप में आपने निरूपित कर दिया, उनका ग्राफीय रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। अब साथ में बच्चों और भी 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चनों को इसी प्रकार पढ़ करके ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। तो जो मेन है उसे आपको ध्यान में रखना है कि दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे कहीं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी और एक हल प्राप्त होगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो समांतर रेखाएं कहलाएंगी और उसमें से कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसको ध्यान में आपको रखना है। और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही पास होती हैं तो समपाती रेखाएं कहलाती हैं और उनके अनंत हल प्राप्त हो गए, वो आगे आप भी पढ़ेंगे। तो 3.21 को इस प्रकार आपको कवर करना है, हल करना है। कोई समस्याएं हैं तो आप बताएंगे, उसको भी बताया जाएगा। तो 2 चर पर रैखिक समीकरणों को आपने देख